ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज की क्लास विथ रीचा सिंघानिया। मैं हूँ रीचा सिंघानिया और आप मुझे देख रहे हैं रीचा एजुकेशनल चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो ऐसे डाला है, बट केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग से वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स लोग बार बार बोल रहे हैं कि मैम प्लीज केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग से वीडियोस अपलोड कीजिए। तो केमिकल बॉन्डिंग का आज हम लोग फर्स्ट क्लास से देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या है। रियली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स की एसिडिटी ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो देखो, केमिकल बॉन्ड आप लोग समझो, क्योंकि इसके जो नोट्स है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगी नीचे, लिंक में मैं इसके वीडियो अपलोड कर दूंगी केमिकल बॉन्ड का। आप लोग देखो कि ये केमिकल बॉन्ड में होता क्या है। सपोज कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसका कॉन्फ़िगरेशन 281। और कोई एलिमेंट ले लो, क्लोरीन, 17 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 287। जो पसंद है वही एलिमेंट ले लो। आप फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम 13, 283। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है अदर देन कुछ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो 6 एलिमेंट्स है, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल का मतलब वो अपने आप को हर समय कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरह से ये नोबल गैस की तरह बन जाएं। ये लेफ्ट वाले को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट। इनकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरा फुलफिल्ड है। इनका कोई डिमांड नहीं है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन गिव अप करना है। हीलियम का 2 है, नियॉन का 2,8 है, इसका 2,8,8 है। मीन्स इन लोग के शेल्स पूरे फुलफिल्ड है। तो जिन लोग पूरा सेटिस्फाइड है, ये 6 जन, सब लोग चाहते हैं, सोडियम क्या चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट बन जाऊं। ठीक है, एल्युमिनियम चाहता है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट बन जाऊं। क्लोरीन चाहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो मैं ऑक्टेट बन जाऊं। हाइड्रोजन चाह रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो मैं डुप्लेट बन जाऊं, डुप्लेट। ठीक है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,1। लिथियम चाह रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट बन जाऊं। यानी धरती पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी चाह क्या है, सबकी चाह है कि वो आइदर डुप्लेट बन जाए या ऑक्टेट बन जाए। किस तरह से, कोई भी कारण, कैसे भी करके वो ये दोनों चीज में अटेन कर ले। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे सोडियम 281, ठीक है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तब तो ये होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रास्ते में फेंक के आ गया। ऐसे नहीं हो सकता। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं यहाँ पे हम लोगों के अर्थ में, यूनिवर्स में जितने कंपाउंड्स हैं, जितने भी यहाँ पे हम लोगों का जो भी कंपाउंड्स बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, एनीथिंग, वो बिकॉज ऑफ टू अटेन स्टेबिलिटी, सब लोग स्टेबल बनने के लिए कंपाउंड्स बना रहे हैं। सपोज एक NaCl का एग्जांपल ले लो। NaCl, सोडियम चाह रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज करूं और क्लोरीन चाह रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करूं। तो ये लोग आपस में NaCl क्यों बनाते हैं? आपको क्या लगता है सोडियम क्लोराइड बॉन्ड क्यों बनाता है? सोडियम और क्लोराइड जुड़ के NaCl कंपाउंड, ये सॉल्ट क्यों बनता है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए।
सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी बन जाएगा सोडियम 2,8 बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा 288। तो ये लोग आपस में खुश रहेंगे Na+ और Cl-, तो ये सॉल्ट बनाएंगे। तो सॉल्ट या फिर कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी अटेन करने की। तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड यानी कोई भी दो एटम के बीच में, एटलीस्ट दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो दो एटम या दो या तीन, लाइक एमोनिया NH3, तो ये इसमें कितने एटम्स है टोटल? 1 2 3 4। और ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये जो बॉन्ड है ये दो एटम्स के बीच में बनता है। तो ये जो बॉन्ड है, व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? डेफिनेशन क्या होगा इसका? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स विच होल्ड्स, ऐसा फोर्स which holds atoms together, ऐसा फोर्स जिसके कारण मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए हैं। होल्ड्स, इस होल्ड्स है, थोड़ा हड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? दिस इज अ फोर्स विच होल्ड्स एटम टुगेदर, एक एटम को जोड़ के रखा, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड समझ में आएगा कि स्टेबिलिटी करने के लिए एटम जुड़ते हैं, और जुड़ के जो फोर्स तैयार होती है उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो दिस इज अ फोर्स, ठीक है। और कॉपी किताब में इस फोर्स को हम लोग एक लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये लाइन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है। तो दिस बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रियल लाइफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि फोर्स केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो क्वेश्चन है कि ये किस तरह से कंबाइन होंगे? कंबाइन होंगे तो किस तरह से कंबाइन होंगे? क्या क्या वे हो सकती है केमिकल बॉन्ड बनाने की, ठीक है। और अगर केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कोई कंपाउंड बन रहा है, जैसे वाटर बन रहा है, CO2 बन रहा है, ये जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, NH3 बन रहा है। तो ये जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनका ज्योमेट्री, इनका शेप किस पर डिटरमाइन करेगा? मतलब इनका शेप क्या है? वाटर बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो वाटर का जो शेप है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाटर टेट्राहेड्रल है, ठीक है। CO2 एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पिरामिडल है, ये कोई प्लानर होता है, कोई कुछ होता है, ये सब शेप्स है बेटा, शेप्स, ज्योमेट्री इनको बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सब व्हाट इज दिस एक्चुअली? तो ये सारी क्वेश्चंस आपको केमिकल बॉन्ड में आंसर मिलेगी कि इनकी शेप, ज्योमेट्री इतनी डेफिनेट क्यों है, फिक्स क्यों है। CO2 का भाई बहुत ही फिक्स ज्योमेट्री है, लीनियर चेंज ही नहीं होता, तो क्यों है इसकी ज्योमेट्री लीनियर, और उसकी पिरामिडल क्यों है, ये दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसका में मिलेंगे। और इसके लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी करेंगे। VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इनका, और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। ये चार थ्योरी इस चैप्टर के लिए बेस, मेरा पूरा एकदम जैसे बोलते हैं जान है ये चार थ्योरी, VSEPR, VBT, MOT और हाइब्रिडाइजेशन। इस थ्योरी से यहाँ से तो क्वेश्चन श्योर है, कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। तो हम लोग आज तो बेसिक क्लास कर रहे हैं, सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि एटम जब कंबाइन होता है तो क्या क्या वे से कंबाइन हो सकता है। हाउ डू एटम्स कंबाइन? हाउ डू एटम्स कंबाइन? किस किस फॉर्म में? मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है? हाउ डू एटम्स कंबाइन? कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हाउ डू एटम्स कंबाइन? और मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा हो। सबसे पहला, नंबर 1,
जो भी चीज दिखाया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बन सकता है, कि दो एटम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कम है, एक ज्यादा है, एक कम है, तो दूसरा जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा, कम वाले एटम को दे देगा। तो फर्स्ट हो सकता है आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो कैसे बनता है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किस किस के बीच में ट्रांसफर होता है? फ्रॉम जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है टू जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, ठीक है, फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, और फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यानी मेटल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये फर्स्ट वे हो सकता है। मान लो दो बच्चे हैं, अंशु और मंशु। अंशु और मंशु में अंशु के पास दो मैथ्स की किताब है, 2 मैथ्स बुक है, और मंशु के पास एक भी मैथ्स बुक नहीं है, 0 मैथ्स बुक। मैथ्स पीरियड आया तो अंशु का प्रॉब्लम ये था कि दो मैथ्स बुक रखने से उसका बैग बहुत हेवी हो रहा था, और मंशु का प्रॉब्लम ये था कि उसके पास एक भी मैथ्स बुक नहीं है, तो कैसे पढ़ा जाए मैथ्स के चैप्टर में, मैथ्स के पीरियड में। तो अंशु अगर इसको एक मैथ्स बुक दे दे तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, अंशु के पास भी एक बुक हो जाएगी, उसका बैग हैवी नहीं होगा, और मंशु के पास भी एक मैथ्स बुक आ जाएगी, वो अटेंड कर पाएगी क्लास। तो ये जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्ट्स जनरली है। नंबर टू है कि कुछ एलिमेंट्स ट्रांसफर से नहीं बन सकते, तो वो क्या करते हैं, मतलब ट्रांसफर करने की जितनी उनके कैपेबिलिटी नहीं है कि एक ट्रांसफर कर दिया तो हो सकता है वो नहीं जी पाएंगे। तो सेकंड वाला तरीका है, लिखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक अगर दो एटम्स शेयर करेंगे, ठीक है, अगर दो एटम्स शेयर करेंगे, दो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ये वन, तो यहाँ पे ये 2 हुआ और इधर 2 हुआ। जैसे ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी एक शेयर कर लिया और ये भी शेयर कर लिए। तो शेयर करके क्या हुआ, शेयर करके दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गए, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक हो सकता है तरीका, आयनिक बॉन्ड से हो सकता है। तीसरा तरीका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी दोनों के पास कुछ कुछ कमी है। कोवैलेंट बॉन्ड एक बार वापस बता देती हूँ। एक के पास मान लो मैथ्स बुक है अंशु के पास, और मंशु के पास साइंस बुक है। तो मैथ्स पीरियड में अंशु ने मंशु के साथ मैथ्स बुक शेयर की तो कमी मिट गई मैथ्स बुक की, और साइंस पीरियड में साइंस बुक शेयर कर ली इन दोनों ने, तो साइंस की भी कमी मिट गई। यानी दोनों के पास कुछ कुछ प्लस पॉइंट है और अपोजिट वाले पास वो डेफिशिएंट है। तो दे फॉर्म अ बॉन्ड एंड फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय मैथ साइंस बुक, जस्ट एन एग्जाम्पल। मैथ साइंस एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट लास्ट वे, तीसरा वे, थर्ड वे इज, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। तीसरा तरीका हो सकता है एटम्स कंबाइन करने का। दो एटम और कैसे कंबाइन कर सकते हैं? बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बहुत अच्छा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड बनता है किसके बीच में?
डेटिव बॉन्ड बनता है, ट्रांसफर केवल एक ही एटम करेगा, ट्रांसफर केवल एक ही एटम करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय ओनली वन एटम। अगर दो एटम है ए और बी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिर्फ एक ही जन करेगा। मान लो ए के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केवल ए करेगा, बट शेयर्ड बाय बोथ, शेयर दोनों करेंगे। ये मतलब एक तो होता है कि तुम कंप्लीट ट्रांसफर कर दो, ए को कोई मतलब नहीं, मैंने पूरी तरह से दे दिया, ठीक है। एक हो गया शेयर कर लिया, ए भी कुछ शेयर किया इलेक्ट्रॉन, बी भी कुछ शेयर किया, तो उसको बोलते हैं शेयर, बांट लेना आपस में। लेकिन डेटिव बॉन्ड का मतलब वो ट्रांसफर भी कर रहा है लेकिन शेयर भी कर रहा है, वही सेम इलेक्ट्रॉन। मतलब ए बोला कि मैं भी खाऊंगा और तुमको ट्रांसफर भी करूंगा, तुम्हारी कमी भी मिटाऊंगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को मैं भी यूज करूंगा क्योंकि उसके पास भी बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है। तो डेटिव बॉन्ड क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ। तो डेटिव बॉन्ड लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड entirely by one atom, केवल एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा बट शेयर्ड बाय बोथ। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दोनों जन शेयर करेंगे। अभी बताती हूँ डेटिव बॉन्ड एक एग्जांपल से तो क्लियर होगा। तो ये तीन मोड है जिसके कारण एटम एक बॉन्ड में आ सकता है, स्टेबल हो सकता है। क्या क्या वे है? आयनिक, कोवैलेंट, डेटिव। ये सिर्फ एटम्स के बना रही हूँ मैं, एटम्स के बता रही हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं है। तो डेटिव बॉन्ड आई थिंक तुम लोगों को एक एग्जांपल चाहिए डेटिव बॉन्ड के लिए, तो डेटिव बॉन्ड का एक एग्जांपल करते हैं। चलो, हाँ, फॉर एग्जांपल वाटर जब H+ के साथ कंबाइन होता है तो वो H3O+ बनता है, ठीक है। तो ये H3O+ में डेटिव बॉन्ड है। क्या ऐसा डेटिव बॉन्ड है? दिखाती हूँ। वाटर में, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, H2O। O में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग से मैं बनाऊंगी, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। चलो स्टार्टिंग से बनाते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर नहीं तो तुम लोग वाटर का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो रुको, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं, एक इसको देना, 1 2 3 4 5 6। तो ये लोग आपस में किस तरह से बनाते हैं? यहाँ पे ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, और ये ऑक्सीजन, इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 हो गया। ऑक्सीजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो वाटर का स्ट्रक्चर में क्या हुआ? ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया। कैसा बॉन्ड है ये? कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन ने भी उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। और ये 2 जो ब्लू वाले में बना रही हूँ, ये तो किसी के साथ नहीं गए, तो इसके पास 2 जो बाकी पड़ गया, इनको हम बोलते हैं लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। तो दिस आर लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए। और ये जो बॉन्ड में आ गए, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। और कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इधर तो कोवैलेंट बॉन्ड बना है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ऑक्सीजन के सर पर, इसके पास में एक हाइड्रोजन आ जाता है H+, ठीक है। एसिड से मान लो HCl से एक H+ आया है, ये H+ क्या है? डेफिशिएंट है ना, H+ है यानी डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। लेकिन ये एक्सेस नहीं बोल सकते, इसकी वजह से ये ऑक्टेट पूरा हुआ है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करता है? ये लोग कैसे बॉन्ड बनाते हैं? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है कि ले तू 2 इलेक्ट्रॉन ले और अपना प्लस चार्ज को मिटा। तो ये वाटर, ये 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है H+ को। ट्रांसफर को एक एरो से शो करते हैं डेटिव बॉन्ड।
यानी ये दो जो इलेक्ट्रॉन, उसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ, रेड से बना देती हूँ, कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, लेकिन एट द सेम टाइम वाटर यूज भी कर रहा है। वाटर कैसे यूज कर रहा है? वाटर यूज कर रहा है क्योंकि वाटर का तो अगर दे देगा तो 8 से कम हो जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक दो पेयर दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट। सो व्हाट इट डज, दिस इज अ डेटिव बॉन्ड, दिस इज अ डेटिव बॉन्ड, दिया भी लेकिन शेयर भी किया। ठीक है, तो वाटर के स्ट्रक्चर में क्या क्या बना एक्चुअली H3O+ के स्ट्रक्चर में, H+, तो देखो H3O+ में क्या क्या बना। ये जो दो पहले वाले बने, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, ये है डेटिव बॉन्ड, और ये क्या है? लोन पेयर, यानी 1 लोन पेयर, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 डेटिव बॉन्ड, 1 डेटिव बॉन्ड, लिख ही देती हूँ पूरा डेटिव बॉन्ड। क्लियर? H3O+ का स्ट्रक्चर, तो कोवैलेंट बॉन्ड शेयर से बनता है, डेटिव बॉन्ड ट्रांसफर बाय 1 बट शेयर्ड बाय बोथ, एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग को जो करना है दैट इज लुईस स्ट्रक्चर्स करने हैं। लुईस सिंबल क्या होता है, तो लुईस सिंबल लिख लो, क्या होते हैं लुईस सिंबल। लुईस सिंबल और लुईस स्ट्रक्चर्स बाद में करेंगे, कोसल लुईस स्ट्रक्चर्स, सिंबल्स। लुईस सिंबल का मतलब, सपोज लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, तो लुईस सिंबल यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन को लगा देना, बस दिस इज लुईस सिंबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना। और लुईस ने ये बताया था कि सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। इन बॉन्डिंग ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, बेरिलियम 5 इलेक्ट्रॉन है 2,3, तो बेरिलियम के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे 1 2 3, ये 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। ऑक्सीजन 8 है तो 2,6, तो बोलो इसका लुईस सिंबल क्या होगा? ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फ्लोरीन का अगर 9 है तो 2,7, 7 इलेक्ट्रॉन बना दो फ्लोरीन के आसपास 1 2 3 4 5 6 7। तो लुईस सिंबल का मतलब वैलेंस शेल को उस एटम को रिप्रेजेंट करके लगा देना। ओके, लुईस सिंबल क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। आयनिक बॉन्ड यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NaCl का एग्जांपल बताया था ना कि ये 281 था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये 288 हो गया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, दिस इज आयनिक बॉन्ड। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। गवर्निंग या अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो चुपचाप खुशी खुशी दे दे बिना कोई झंझट के। यानी NaCl में अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एटलीस्ट ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप उसको दे दे। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर दिया, अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया अच्छे से, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लगती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लगती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। कुछ एनर्जी तो चाहिए ना वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
तो फर्स्ट फैक्टर है कि एनर्जी जितनी कम लगेगी उतनी अच्छा होगा, चुपचाप निकल जाए। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी या पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो क्या होनी चाहिए? मस्ट बी लेस, शुड बी लो होनी चाहिए, ताकि इजीली वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लो होगी तो, और वो बढ़िया से इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। दूसरी, जैसे सोडियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन एल्यूमिनियम 13 283 उतना अच्छे से नहीं निकालेगा जितना सोडियम निकालेगा, क्योंकि सोडियम सोच रहा है मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही तो 8 बन जाऊंगा, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने की दूरी थी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुआ। उसके बाद नंबर 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हाटएवर, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग बोलते हैं किसको? अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। पॉज करके सुनो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो जितनी एनर्जी कम रिलीज हो उतना ही अच्छा है, यानी इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा है, जितनी एनर्जी कम हो। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू should be हाईली नेगेटिव, बहुत नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। नेगेटिव यानी एनर्जी बहुत कम रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा यानी उतना ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, तो शुड बी हाईली नेगेटिव, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। ये दो फैक्टर हुआ कि इलेक्ट्रॉन इजीली दे सके सोडियम, और क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। ठीक, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टालने की टेंडेंसी। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटायन और एनायन की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लार्ज, ज्यादा होनी चाहिए। यानी मान लो अगर NaCl है तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, ये डिफरेंस होना चाहिए। यानी एक को इलेक्ट्रॉन टालने की टेंडेंसी, एक को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, नहीं लेने की टेंडेंसी, याद रखना। ओके, तो ये लिख लो। लास्ट, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, फोर्थ फैक्टर लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी क्या है? या लैटिस एंथैल्पी, इसकी और एक क्लास भी बतानी पड़ेगी लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। लैटिस एंथैल्पी का मतलब है जब Na+ और Cl- आपस में जुड़ेंगे, जब क्लोज आएंगे, जब जुड़ेंगे तो एक एनर्जी रिलीज होगी। When this 1 mole of sodium and 1 mole of chlorine combine, there must be some energy released. There is some energy released.
to form 1 mole of NaCl, and that energy released is called lattice energy, lattice enthalpy. चूंकि ये लैटिस में हो रहा है, इसका एक फिक्स्ड डेफिनेट स्ट्रक्चर है, एक फिक्स डेफिनेट NaCl 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 एक फिक्स डेफिनेट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। एक मस्त बहुत सुंदर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस, रेगुलर अरेंजमेंट। तो उस लैटिस में जब दो कैटायन और एक एनायन कंबाइन होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? एनर्जी रिलीज्ड when positive and negative ions combine, positive and negative ions, या फिर पॉजिटिव, रुको एक सेकंड बताती हूँ, when positive and negative ions combine to form 1 mole of NaCl या 1 mole of ionic compound, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जब कैटायन और एनायन पास में आएंगे उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी, कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लिख लो पॉज करके, एनर्जी रिलीज व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन, क्लियर? यू से डिनोट करेंगे। अब ये लैटिस एंथैल्पी जब कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब यू किस पर डिपेंड करता है? यू डिपेंड करता है, यू डिपेंड्स ऑन, यानी लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। पहला फैक्टर है चार्ज ऑफ आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव के आयंस पर, और दूसरा साइज ऑफ आयंस, आयंस के साइज पर। चार्ज पर कैसे डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी यानी U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस, चार्ज ऑफ आयन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज को मैं Z+Z- कर देती हूँ, ठीक है, Z+*Z-, चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z+Z-। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अच्छा होगा बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। तो लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, d² कर देती हूँ, साइज ऑफ आयंस, साइज मतलब रेडियस, दैट इज न्यूक्लियस के साथ लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। जितना बड़ा हो जाएगा उतना ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उतना ही तो बहुत कम कंबाइन होना चाहेंगे वो लोग, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस रिवाइंड करके वापस सुनो, नहीं समझ में आ रहा है तो लैटिस एनर्जी साइज और चार्ज पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी उसको R+R- से रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज कर दो तो बच्चा लोग, ठीक है। साइज जितना ज्यादा होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। वापस बोलूं साइज का, साइज जितना ज्यादा होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा, लैटिस एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ओके, तो लैटिस एनर्जी पर बहुत डिपेंड करता है। तो लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी मोर, जितनी ज्यादा वैल्यू है उतना ही इजीली मोर इज द ease to form ionic bond। बस सारे फैक्टर्स डिस्कस हो गए। तो 4 फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए। 4 फैक्टर्स क्या क्या डिस्कस किए बताओ। पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और चौथा डिस्कस किया लैटिस एनर्जी यू।
ठीक है। आयनिक बॉन्ड इस पर डिपेंड करता है चारों पर। अब नेक्स्ट दिन हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे, आगे लुईस स्ट्रक्चर्स करवाएंगे, फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो करवाऊंगी, लुईस स्ट्रक्चर बहुत सारे बनवाएंगे, रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।